हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और छोटी वाली कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे जूतों से हमारे जंगल को गंदा करने की। इंसान चिंदी चोर होते हैं। जिस पर बड़ी वाली कहती है कि चिंदी चोर का क्या मतलब होता है, जिस पर वो इशारे करती हुई कहती है कि चिंडी और चोर को मिलाकर हुआ चिंडी चोर। मुझे ये बताओ कि तुमने उन्हें मार दिया ना। जिस पर वो कहती है कि नहीं, अभी तक तो जिंदा है वो, लेकिन अगर उन्होंने लाल फूलों को हाथ लगाया होता तो जरूर मार देती। छोटी वाली पोज मार कर कहती है एग्जैक्टली। जिस पर बड़ी वाली कहती है आजकल मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आती। नवाब साहब कहते हैं कि असर महसूस नहीं हो रहा है। मैं कहती है क्योंकि मंत्र ने काम ही नहीं किया। तो मैं कहते हैं क्योंकि नवाब साहब की ताकत बहुत ज्यादा है। तभी तो मैं का जिगर का टुकड़ा वहाँ पर आ जाती है और वो कहते हैं कि नवाब साहब सारी तैयारियां हो चुकी है। हम देखते हैं कि सारे लोग हर्षोल्लास में नवाब साहब का स्वागत करते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारी तिजारत के लिए शहर में जो दुकान खोलने वाले हैं उसके लिए आपने पार्टी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नवाब साहब टोमे से कहते हैं कि तुम्हें ये सब करना चाहिए। जिस पर टोमे कहती है लेकिन वो आपको सुनना चाहते हैं नवाब साहब। तभी फ्रेगमेंट वहाँ पर नवाब साहब के लिए जूस लेकर आती है। नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटी टोमे, और फिर उसके सर पे हाथ सहलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टोमे को कुछ हो जाता है। नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। जिस पर टोमे कहती है कि असल में मैं और फ्रेगमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब आपने उसे छुआ तो मुझे कुछ हुआ। तभी मैं नवाब साहब के लिए काजू बिस्किट लेकर आती है और कहती है कि नवाब साहब मैं ये आपके लिए लाई थी। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि ये तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांटा टोमे के हाथ में होता है और वो कहती है कि नवाब साहब चाहते हैं कि मैं उन्हें खिलाऊं। तभी नवाब साहब कांटे का नहीं अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे खाने लगते हैं, जिसके ऊपर मियाँ बिचाई का दिल टूट जाता है और वो कहते हैं कि नवाब साहब आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर टोमे मियाँ को घसीट कर वहाँ से ले जाती है और कहती है कि अब उन्हें बात करने दो लोगों से। जिसके ऊपर मियाँ कहती है कि रुको, मुझे बात करनी है। सबसे पहले अलके आती है। वो कहती है कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है अकीना राय अलके, मैंने रूप बदलना अच्छे से सीख लिया है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि अरे हाँ, तुम्हारा रूप तो कमाल का है। वो कहती है कि मैं आपको टीना राय जंगल की जानकारी दे देती हूँ। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि वो एम्ब्रोसिया के फूल मिले। जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मिले, हमने सोचा कि हम एक ले आए, लेकिन वहाँ पर कोई उनकी रखवाली कर रहा है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि अभी कोई भी काटछाट मत करो, ऐसे बेसरी का काटछाट करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि अलके यहाँ पर खुश तो है ना। वो कहते हैं जी हाँ आपका शुक्रिया। हरुना को हथियार चलाना बहुत पसंद है और वो कभी कभी मुकाबले में हिस्सा भी लेती है। मीना तो बहुत सारे विषयों पे काम कर रहे हैं, जैसे कारीगरी और आलकमी। हाकुटो ने खुद को निर्माण के काम में लगाया है। इस वक्त वो ऑक्स के साथ है और मुझे म्यूजिक के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है। हम जब बाहर गए थे तो हमने बहुत सारे मजे किए और अच्छे अच्छे खाने भी खाए। नवाब साहब कहते तो अच्छा, वो कुकीज उसे वहाँ से मिली थी। फिर वहाँ पर लिली आ जाता है। नवाब साहब कहते हैं कि तुम तो वो ना जो कि मुकाबले में लड़े थे। वो कहता है कि हाँ मेरा नाम है लिली और मैंने कुछ दिन पहले अगर इसको भी हराया। मेरी तकनीकी अब ठीक हो चुकी है। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं मतलब हमारा फैसला सही था। लिली कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और मैंने डमी प्लेन रैंकिंग के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया है। मैं बगैर हथियारों की भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि ये तो कोई तलवारबाजी सिखा सकता है। तभी लिली कहता है कि जी हाँ, टोमी जी मुझे ट्रेन कर रही है। जिस पर नवाब साहब मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं ये यहाँ के लोगों को क्या हो गया है, हर कोई टोमी की तरह बात करता है। तभी वहाँ पर बोना आ जाता है। वो कहता है कि इंसानों का शहर कैसा है नवाब साहब। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन टोमी और मियो के लिए वो थोड़ा अलग है। जिसके ऊपर बोना हंसने लगता है और कहता है कि मुझे उनसे जलन होती है। नवाब साहब कहते हैं कि आप जब से आए तब से डमी प्लेन में ही है, माना कि ये जगह बहुत बड़ी है लेकिन आपको घुटन महसूस नहीं होती। जिस पर बोने चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस जगह को छोड़कर जाने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है, और मुझे आपके लिए हथियार बनाने का भी मौका मिला। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि सही कहा। तभी बोना कहता है लेकिन बाहर की दुनिया में लोग पता नहीं कैसे हथियारों का इस्तेमाल करते होंगे। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चलते मेरे साथ, आप वहाँ पर दुकान संभालेगा। जिस पर बोने कहते हैं कि क्या सच में। नवाब साहब कहते हैं वैसे भी बोने बहुत अच्छे हथियार बनाते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर लोग आपसे हथियार बनवाना चाहेंगे। बोना कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा नवाब साहब। फिर वहाँ पर एक और काटा है, कहता है कि नवाब साहब आपको मैं याद हूँ, आपने मुझे ठीक किया था। नवाब साहब कहते हैं कि लकड़ियाँ काट रहे थे ना तुम। जिस पर वो कहता है कि आपको याद है, मुझे विश्वास नहीं होता नवाब साहब, आप जानते हैं कि मुझे एडवेंचर्स को मायावी शहर में संभालने का काम मिला है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मायावी शहर, ये कैसा मायावी शहर है जहाँ पर हम एडवेंचर्स को डमी प्लेन की चीजों को आसानी से बेच सकते हैं। मेरा बिजनेस चलाने के लिए आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसके लिए माफ कीजिएगा। जिस पर कहता है कि आप कैसी बात करें नवाब साहब, आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। तो मैं कहती है कि पता नहीं नवाब साहब से कितनी बातें करने वाले हैं। जिसके ऊपर मियाँ कहते हैं कि ये सब तुम्हारी ही चक्की चढ़ाई हुई है, मुझे भी वहाँ से हटा दिया। मुझे उन फूलों के बारे में उनसे बात करनी थी, मुझे लगता है कि वहाँ की जो रखवाली करते हैं वो जरूर। तो मैं कहते हैं कि जब तक की बात पक्की ना हो उसे नवाब साहब को मत बताओ मियो, और वो कुछ पूछे तभी उन्हें मशवरा दिया करो, उनकी काबिलियत पे भरोसा रखो मियो। जिस पर मियो कहती है कि तुमने सही कहा। तो मैं कहते हैं कि नवाब साहब कहा है, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रही, कहीं वो महल तो नहीं चले गए। फिर वो कहते हैं नहीं। फिर टोमे और मियो दोनों ही चौंक जाती है। मियो कहती है नवाब साहब। तो मैं कहती है कि खुद को संभालो मियो। जिस पर मियो कहती है लेकिन नवाब साहब। तो मैं कहती है कि मैं उन्हें फिर से महसूस कर पा रही हूँ, एक काम करना, इस
इसके बारे में किसी को भी मत बताना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर नवाब साहब निशाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर मियो और टोमई आ जाती है। मियो कहती है नवाब साहब, और फिर उनको पकड़ के रोने लगती है, लेकिन झटके की वजह से नवाब साहब पीछे पेड़ से टकराते और ऊपर की लालटेन उनके ऊपर गिरती है। मियो कहती है नवाब साहब आप ठीक तो है ना? तभी नवाब साहब कहते हैं कि मियो तुम कुछ ज्यादा ही नजदीक हो, थोड़ा दूर रहा करो। फिर वो कहते हैं कि टोमई क्या हुआ, क्या हमारे ऊपर हमला हुआ है? जिसके ऊपर टोमई कहती है कि नहीं, क्या आप यहाँ पर निशाने की प्रैक्टिस कर रहे थे? जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ, मैंने उन्हें अपने लिए थोड़ा सा रेंज बनाने के लिए कहा था। टोमई कहते हैं कि क्या आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं नवाब साहब? जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? टोमई इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि ये मजाक की बात नहीं है, आप अनगिनत बार मर चुके हैं। जिसके ऊपर वो कहता है लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। टोमई पूछती है कि आमतौर पर आप तीर कमान कैसे चलाते हैं? जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि वैसे तो मैं खड़े होकर ही चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी ध्यान लगाने के लिए घुटनों पर आ जाता हूँ। तभी टोमई चिल्लाकर कहती है कि सीधी सीधी बात करिए, फिजूल बातें ना करें। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि तुमने ही तो पूछा था। टोमई कहते हैं कि ध्यान लगाते वक्त आप किसी तरह से वातावरण में घुल जाते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि जब मैं अपने मन को शांत कर लेता हूँ तब मेरे और निशाने के बीच की हर चीज को मैं महसूस करने लगता हूँ। टोमई चिल्लाती है नवाब साहब, जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि चिल्ला क्यों रही हो बार बार? टोमई कहते हैं इसका मतलब आपकी चेतना बार बार निशाने पर जाकर वापस आती है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है? टोमई कहते हैं कि नवाब साहब आपको मालूम नहीं है कि लोग अपनी चेतना तभी छोड़ पाते हैं जब वो मर जाते हैं। आप जो कर रहे थे वो आत्महत्या की कोशिश थी। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि इसमें रोने की क्या बात है? फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो मैं तो ठीक हूँ, देखो घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके ऊपर टोमई कहते हैं कि घबराने की बात है नवाब साहब, आपकी शक्ति बढ़ रही है। जिस पर नवाब साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं आमतौर पर इंसान की शक्ति की एक सीमा रेखा होती है और उसके बाद भी वो चाहकर भी अपनी सीमा रेखाओं को नहीं फलांग सकता, फिर चाहे वो कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना कर ले। लेकिन आपके बारे में कुछ अलग है, आपकी शक्तियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही नवाब साहब। नवाब साहब कहते हैं अरे ड्रॉप नहीं तो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी तो इन्हें बदला था। तो मैं कहते हैं कि आपका ध्यान लगाना मरने जैसा है और आपका वापस जिंदा होना आपकी जादुई शक्ति की वजह हो सकती है। नवाब साहब कहते हैं लेकिन मैंने तो बस एक तीर ही चलाया था। तो मैं कहते हैं कि आप लगातार मर रहे हैं और जिंदा हो रहे हैं और इस तरह से आपकी शक्तियां बढ़ रही है। मैंने ऐसी काफी सारी जादुई कहानियां सुनी है नवाब साहब। नवाब साहब कहते हैं अब मैं तीर भी नहीं चला सकता क्या? जिसके ऊपर वो कहते हैं कि अगर आप ध्यान ना लगाए तो चला सकते हैं, लेकिन असल परेशानी है आपके ताकत का लेवल। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि क्या वो शैतानी राजा बन रहे हैं? जिस पर मैं कहते हैं कि शैतानी राजा बहुत छोटी बात हो चुकी है, मुझे लगता है कि आपकी शक्ति का लेवल देवी के समान है। और तो जिस तरह से आपकी जादुई शक्तियां बढ़ रही है उसी के साथ साथ ये डमी प्लेन भी बढ़ रहा है और इसकी वजह शायद ये है क्योंकि ये आपकी और मेरी जादुई शक्तियों से मिलकर बना है नवाब साहब। नवाब साहब सोच में पड़ जाते हैं, इसका मतलब? तो मैं कहते हैं कि आसमान के इन तारों को ही देख ले, मैंने इन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। नवाब साहब कहते हैं कि हाँ, इन तारों के बारे में तो मैं जानता हूँ, शायद मुझे पता चल गया है कि मौसम बदले और तारों की बदले की असल वजह क्या है। तो मैं कहते हैं कि इससे तो हम परेशानी में आ जाएंगे नवाब साहब, अगर देवी को पता चला तो वो आपकी जान लेने की जरूर कोशिश करेगी। नवाब साहब सोचते हैं कि वो ऐसा कर सकती है। तो मैं कहते हैं कि फिलहाल हमें आपकी जादुई शक्ति को नियंत्रित करना होगा, इसके लिए बोनों से हथियार बनवाएंगे। नवाब साहब कहते हैं कि काय के इस्तेमाल से मैं जादुई शक्ति को छुपा के रखूंगा सबसे। तो मैं कहते हैं कि जाने से पहले मुझे इसके बारे में और तरीके सोचने होंगे, तब तक के लिए नवाब साहब मियो को संभालिए। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ बेहद डरावना है, किसको पता था कि जिसको मैंने अपने सरताज के तौर पर चुना था उसका लेवल भगवान के बराबर हो जाएगा। नवाब साहब के साथ रहते हुए बोर होने का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। फिर वो लेट जाते और कहते हैं कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। हम देखते हैं कि नवाब साहब की दुनिया हिली हुई होती है। वो कहते हैं कि दुकान खोलने के लिए अभी और काम करना पड़ेगा, मेरा सर भी दर्द कर रहा है क्योंकि तीर चलाते हुए मैं ध्यान नहीं लगा सकता और कल जो हुआ था वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। हम देखते हैं कि नवाब साहब सो रहे होते हैं, तभी मियो आती है, कहती है कि सुनिए नवाब साहब। नवाब साहब कहते हैं कि क्या हुआ, मच्छर ज्यादा है क्या? जिस पर मियो कहती है कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए। नवाब साहब कहते हैं लेकिन काम तो सारा खत्म हो गया, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। जिस पर मियो कहती है हाँ हाँ इसीलिए। नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हें अभी सोने जाना चाहिए। जिस पर मियो कहती है ठीक है नवाब साहब, और नवाब साहब कंबल ओढ़ के फिर से सो जाते हैं बुद्धू कहीं का। बाहर तो मैं राक्षसों की तरह हंसने लगती है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। मियो कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे उन्हें खुश करना चाहिए, वो बहुत टेंशन में है। जिसके ऊपर नवाब साहब सोचते हैं कि खुश करना, सेवा करना, मतलब उसे मेरे साथ सोना था। नवाब साहब का सर दर्द से फट रहा होता है, लेकिन तभी उनकी तरफ एक बैग आती है। नवाब साहब कहते हैं कि क्या ये भ्रम है, लेकिन तभी वो हट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं। और तभी वहाँ पर एक डमी ह्यूमन आ जाता है। नवाब साहब कहते हैं कि ये देखो ये तुम्हारा है क्या? जिस पर वो उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल थैंक यू। तभी नवाब साहब उसे गौर से देखते हैं और सोचते हैं इसलिए लोग मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। पीछे से आकर एक खाटू नवाब साहब की बाह पकड़ लेती है और कहते हैं कि आप तो बड़े ही अच्छे हैं, चलिए आपको खुश करूँ मैं। तभी नवाब साहब सोचते हैं कि ये तो मैं मरने से पहले ही जन्नत में आ गया। वो कहते हैं कि अभी मेरे पास कोई ग्राहक नहीं है, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि कुछ खास है मेरे लिए। तभी टोमई और मियो नवाब साहब की इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर प्रकट हो जाती है और नवाब साहब की बाहें पकड़कर उन्हें घसीट कर लेकर जाती है। वो नवाब साहब को बिस्तर पे पटक देती है। नवाब साहब कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, मुझे चोट लग जाती तो। क्या हुआ है तुम दोनों का, ऐसा टुकुर टुकुर काहे देख रही हो? लगता है कि कुछ होने वाला है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन तभी मियो सारी की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। वो कहती है कहाँ जाने की फिराक में है नवाब साहब। नवाब साहब कहते हैं कि अब तुम दोनों मेरा दिमाग खराब कर रही हो, अपनी हद में रहो। जिस पर टोमई कहते हैं कि हद हम फैलाते हैं नवाब साहब, अभी आप जो कर रहे थे वो क्या था नवाब साहब?
आपकी बेरुखी को हमने ना समझे और भूल का नाम दिया। हमने सोचा कि हम आपको समझा लेंगे लेकिन नहीं समझा पाए, और इसके ऊपर आपने ये किया। आपको क्या लगता है ये एक मजाक है नवाब साहब? जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हो? देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं गलती से वहाँ पर पहुँच गया था, तुमने भी तो देखा ना। जिसके ऊपर टॉमी कहते हैं कि हमने देखा कि आप उसे किस तरह से देख रहे थे। मियाँ कहते हैं कि हम आपके लिए काफी नहीं है नवाब साहब। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जिस पर टॉमी कहते हैं तो कैसी बात है? नवाब साहब कहते हैं कि असल में बात, फिर वो सोचते हैं कि ये दोनों मेरे लिए परिवार के जैसे है, लेकिन मैं ये इन्हें नहीं कहने वाला। फिर वो कहता है कि असल में तुम ऐसी बात ही नहीं है। जिस पर टॉमी और मियो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और देखते देखते वो नवाब साहब का चीरहरण करने लगती है। नवाब साहब कहते हैं कि मेरे कपड़े क्यों फाड़े? तभी वो दोनों कहते हैं कि पहले कौन की फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको हम दोनों के साथ करना होगा। नवाब साहब कहते हैं कि ये तुम दोनों क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? तभी टॉमी वहाँ पर गुलाबी ढूंढ के बादल बनाने लगती है और मियो वहाँ पर चाले से नवाब साहब को अपनी तरफ खींचने लगती है और कहती है कि पास आए नवाब साहब। तभी नवाब साहब कहते हैं कि तुम दोनों थोड़ी ठंडी हो जाओ। और फिर क्या दोस्तों, नवाब साहब ढूंढ के बादल बना के वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो मैं कहती है कि वो तो यहाँ से बच के भाग गए, लेकिन तभी मैं कहती है कि कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना? एमा कहती है कि नवाब साहब ये आपके साथ क्या हुआ नवाब साहब? जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि अब पता चला उस होटल में 2 मंजिलें थी। एमा कहती है कि नवाब साहब आपके कपड़े कैसे फट गए? जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि वो दरअसल बात यह है कि असल में ये बात वो है कि, फिर एमा कहते हैं कि गुलाबी ढूंढ और मकड़ी के जाले। वो कहते हैं कि ऐसे फटे कपड़ों में घूमना आपकी शोभा के विरुद्ध में है नवाब साहब। बोनो ने आपके लिए कपड़े बनाए हैं, वो चलिए पहन लीजिए। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि बिना कहीं समझ गए तुम ही मेरा असल दर्द समझती हो एमा। रोगोई कहता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन इसकी शक्तियाँ मैंने बढ़ा दी है। नवाब साहब कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे है। रोगोई कहता है कि ये हर दिन के लिए है, लेकिन खास कार्यक्रम और लड़ाई के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। तभी वहाँ पर मियो आ जाते हैं और कहते हैं कि नवाब साहब मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि मियो, वो कहते हैं कि मैं आपसे कल रात के लिए माफी चाहती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप नाराज है। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है पगली, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि ऐसा ना ही हो, ठीक है? जिस पर मियो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी। फिर नवाब साहब कहते हैं कि ये चुप्पी तो जानलेवा है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि एम्ब्रोसिया के फूलों की कोई रखवाली कर रहा है। जिस पर मियो कहते हैं कि आपको पता चल गया? नवाब साहब कहते हैं कि चलो उनसे सौदा करते हैं। जिसके ऊपर मियो कहती है कि नहीं, इन छोटे छोटे कामों के लिए मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं होने दूंगी, आप मुझ पर छोड़ दे। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हरगिज नहीं, हम साथ जाएंगे। मियो कहती है साथ में? जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ हम साथ में तो चल ही सकते हैं। जिस पर मियो अपनी भुजाओं को कस लेती है और कहती है कि चलिए हम साथ में चलते हैं। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है? नवाब साहब कहते हैं कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जिस पर मियो कहती है कि जानती हूँ, आप चाहे तो मैं उनकी जान ले सकती हूँ। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस उनका ध्यान भटका दो। जिसके ऊपर मियो कहती है ठीक है, और फिर मियो अपना जाला उनके ऊपर छोड़ देती है। वो उन फूलों तक पहुंच जाते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि यहाँ पर बहुत फिसलन है। फिर वो कहते हैं कि चलो मेला हाथ पकड़ो। जिस पर मियो कहते हैं जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं अपनी बहन से ऐसे ही बात करता हूँ, मुझे माफ कर देना। जिस पर मियो कहती है कि कोई बात नहीं है। मियो कहती है कि मैं आपका हाथ कस के पकड़ूंगी। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि इतना भी कसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मियो और नवाब साहब लाल फूलों के बीच हरे जंगल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। और मियो सोचती है मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। मियो सोचती है कि ये लम्हा यही थम जाए, लेकिन तभी वहाँ पर कोई रंग में भंग दे देता है और कहता है कि रुक जाओ वही। बस ये बात होती है कि मियो की सटक जाती है। लंबी वाली कहते हैं कि वही रुक जाओ, अगर फूलों को हाथ भी लगाया तो हाथ काट दूंगी। नवाब साहब कहते हैं कि क्या ये जंगल के रखवाले है? फिर वो कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, असल में हम तो। मियो कहती है 31 सेकंड। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि क्या? मियो कहते हैं 31 सेकंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे और नवाब साहब के खुशियों के पलों के बीच आओ? जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि मुझे तुमसे डर लग रहा है। तभी वहाँ पर वो तीनों एडवेंचर्स भी आ जाते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि ये तो वही है। लड़की कहते हैं कि क्या ये एम्ब्रोसिया के फूल है? हम यहाँ पर एक भी फूल को नहीं छोड़ेंगे। जिस पर नवाब साहब कहते हैं आखिर क्यों? लंबी लड़की कहती है कि तो तुम चिंडी चोर हो। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। मियो कहती है कि नवाब साहब क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि पहले तुम्हें शांत करना पड़ेगा। छोटी वाली कहते हैं कि ये लड़की तुमसे रेड लोटस की बुआ आ रही है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि वो तो मैंने इसको पिछले हफ्ते दिए थे। तभी छोटी वाली कहती है भाव। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि भौंकी क्यों? वो कहते हैं कि किसी दिव्य आवाज ने मुझे भौंकने को कहा। लंबी वाली कहती है कि कौन सी दिव्य आवाज? जिस पर छोटी वाली कहती है कि वो मेरे अंदर से निकली थी। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि अंदर से दिव्य आवाजें नहीं निकलती। छोटी वाली कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम? वैसे भी जुलम जुलम होता है चिंडी चोरो, अब तुम्हारी खैर नहीं। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि चिंडी चोर? वो कहते हैं कि सांसें जाया मत करो और मारो। उसके बाद वो नुकीली बर्फ से उनके ऊपर हमले करने लगती है। नवाब साहब कहते हैं आज तो मैं नहीं बचने वाला। तभी वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर भाग क्यों रहे हो, जाओ उससे लड़ो। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि ये कौन होती है मुझे हुक्म देने वाली? फिर वो कहती है कि नहीं नहीं रुको जरा, ये तो वही है। फिर नवाब साहब रुककर उसके हमले को बेकार कर देते हैं। लंबी वाली कहती है कि वो एरिस के हमले से बच गया, अब आग की बारी है। और फिर वो आग के हमले करने लगती है। हम देखते हैं कि एडवेंचर्स की हालत तो पतली हो जाती है, लेकिन नवाब साहब डिफेंसिव काय का इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हुआ? नवाब साहब कहते हैं कि शक्ति छुपाने वाली काय का इस्तेमाल करते हुए भी मैं इस दूसरी काय का इस्तेमाल कर पाया, लगता है सब कुछ ठीक ही है। लेकिन मियो की ताकत बढ़ रही होती है। वो कहती है मारो 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 मारो। नवाब साहब कहते हैं कि ये तो फटने वाली है, कुछ भी ठीक नहीं है। और हमें दिखाई जाती है धुन में घिरी हुई एक खोपड़ी।
और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।